मधुशाला के पिछले अंक में हमने बात की थी आर्ट ऑफ सेडक्शन और अग्निपथ की। आज हम बात करेंगे मिडनाइट इन पेरिस की। आपने मिडनाइट इन पेरिस मूवी देखी है? अगर नहीं तो अवश्य देखिए। अब मधुशाला और इस मूवी का क्या रिश्ता है? एक तो ये कि गिल पेंडर्स का कैरेक्टर जो आधी रात के वक्त अतीत की गलियों में खो जाता है, और ये वो ही वक्त है जब बच्चन साहब के शुरुआती दिन थे और जब मधुशाला की नींव का पहला पत्थर पड़ा था। दूसरी बात ये कि ये फिल्म नॉस्टैल्जिया की बात करती है। आपको पता है नॉस्टैल्जिया शब्द आया है 17th सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी से, जब स्विट्जरलैंड के सैनिक जो घर से दूर थे उन्हें एक तरह का मानसिक तनाव था, और उसी कंडीशन को पहली बार नॉस्टैल्जिया कहा गया था। नॉस्टैल्जिया ये दो शब्दों से बना है, नॉस्टोस और एल्गोस या एल्जिया। इसीलिए कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया दो तरह का होता है, रेस्टोरेटिव और रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव होता है जहां आप अपनी पुरानी यादों को जीते हैं, वो जो फिल्म की रील की तरह आंखों के सामने आती जाती रहती है। वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। और रिस्टोरेटिव नॉस्टैल्जिया क्या होता है? जहां आप सिर्फ पुरानी बातें याद ही नहीं करते बल्कि उन्हें कल्पना से जोड़कर पुनर्जीवित भी करना चाहते हैं। जैसे कि आप चाहें कि बेंगलोर की सड़कों के बिना शोर के और कम ट्रैफिक वाले दिन लौट आएं। जैसे कि पहली वाली गजल में अगर ये कहें, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अब इसी बारे में मधुशाला में एक रुबाई है। लाल सुरा की धार लपट सी, लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे दे ना ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत इसको, कह दे ना उर का छाला। लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे दे ना ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत इसको, कह दे ना उर का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। कवि कहते हैं ये लाल रंग की सुरा प्रतीक रूप में मेरी वासना है, जो हर दर पर, हर मकाम पर एक अतृप्त, कुपित, एक ऐसी ज्वाला में परिवर्तित हो गई है जिसने मेरे हृदय को जलाकर, पिघलाकर उससे कविता की मदिरा खींच ली है। जैसे कई बार होता है कि आप कुछ लिखना चाहें और बस लिखते ही जाएं। कवि आगे कहते हैं, साकियों की कतार में मैं एक एक विगत स्मृति यानी पुरानी यादों को पहचान रहा हूं, और एक के बाद एक आने वाली हर रुबाई में, जैसे एक के बाद एक आने वाले हर प्याले में, मैं अपने जीवन की अनुभूतियों, आकांक्षाओं, अनुभवों और कल्पनाओं को बिंबित और प्रतिबिंबित होते हुए देख रहा हूं, यानी पुरानी यादों का रिफ्लेक्शन एक फिल्म की रील की तरह। और ये सिर्फ कवि के ही नहीं, हमारे भी अनुभव होते हैं, जहां पुरानी स्मृतियां कई बार आंखों के सामने किसी फिल्म की रील की तरह चलने लगती हैं, और फिर ऐसा लगता है कि इस फिल्म के मुख्य पात्र आप ही हैं। और कुछ ऐसी ही बात होती है मिडनाइट इन पेरिस में। इस फिल्म को अवश्य देखिएगा। जल तरंग बजता जब चुंबन, करता प्याले को प्याला। यहाँ चीयर्स वाली बात है। प्याले से प्याले के टकराने से जो जल तरंग जैसी आवाज आती है, जल तरंग बजता जब चुंबन, करता प्याले को प्याला, वीणा झंकृत होती चलती, जब रुंझुन साकी बाला। जब रुंझुन साकी बाला चलती हुई आती है तो वीणा के तारों जैसा मधुर संगीत फूट पड़ता है। वीणा झंकृत होती चलती, जब रुंझुन साकी बाला। डांट डपट मधु विक्रेता की ध्वनित पखावज करती है।
डांट डपट मधु विक्रेता की ध्वनित पखावज करती है, मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। यहाँ मधुशाला के शब्दों में निर्झर निरंतर संगीत जैसे बह ही रहा है। यहाँ तक कि मधु विक्रेता की डांट डपट में भी पखावज की मृदंग ताल सुनाई देती है। पखावज क्या होता है? ये ढोलक जैसा ही एक वाद्य यंत्र है जो थोड़ा सा पतला और लंबा होता है। गूगल करेंगे तो इसकी पिक्चर भी दिख जाएगी। और इस कविता का भावार्थ कुछ ऐसा है जैसा उर्दू के एक शेर में कहा है, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, पहले दिल फिर दिलरुबा फिर दिल के मेहमा हो गए। पहले दिल फिर दिलरुबा फिर दिल के मेहमा हो गए। लेकिन आजकल तो इसी में ये वाली लाइन ऐड कर देते हैं कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी अर्थी का कांधा हो गए। अब आगे बात करते हैं कि मधुशाला में रंगों का इंद्रधनुष कैसे बनता है। मेहंदी रंजित मृदुल हथेली। मृदुल कोमल, मेहंदी से रची हुई जो कोमल हथेली होती है उस पर मणियों जैसा चमकता हुआ मधु का प्याला रखा है। मेहंदी रंजित मृदुल हथेली पर माणिक मधु का प्याला। कवि कहते हैं कि मेहंदी से रची हुई जो कोमल सी हथेली है वहां पर मणियों जैसा चमकता मधु का प्याला रखा है। मेहंदी रंजित मृदुल हथेली पर माणिक मधु का प्याला, अंगूरी अवगुंठन डाले स्वर्ण वर्ण साकी बाला। अंगूरी अवगुंठन डाले स्वर्ण वर्ण साकी बाला। बड़ा सुंदर सा चित्रण किया है कि जो साकी बाला है वो अंगूरी अवगुंठन एक घूंघट सा डाले हुए चली आ रही है। पाग बैंजनी जामा नीला डाट डटे पीने वाले। यहाँ रंगों की वर्षा है। पाग बैंजनी जामा नीला डाट डटे पीने वाले, इंद्रधनुष से होड़ लगाती आज रंगीली मधुशाला। पाग बैंजनी जामा नीला डाट डटे पीने वाले, इंद्रधनुष से होड़ लगाती आज रंगीली मधुशाला। पहले की कुछ पंक्तियों में जहां संगीत था, यहां रंगों का एक अद्भुत संगम है। मृदुल मुलायम हथेली जिस पर मेहंदी के रंग खिले हैं, उन हाथों ने मणियों जैसा चमकता मधु का प्याला थामा है। पाग बैंजनी नीला जामा यानी इंद्रधनुष के सारे रंग। रंगों की जहां तक बात है, मधुशाला का जब रूसी भाषा में अनुवाद हुआ था, रशियन ट्रांसलेशन, उसका कवर सतरंगी रंगों वाला था और रूसी भाषा में मधुशाला को सतरंगी का टाइटल भी दिया गया था। और बाद में बच्चन जी की कविताओं का एक संग्रह भी आया जिसका नाम ही था सतरंगिनी, जहां अलग अलग रंगों की कविताएं हैं। बहरहाल यहाँ कल्पना है एक नई नवेली दुल्हन की सी, जो अवगुंठन यानी घूंघट डाले चली आ रही है, जैसे किसी ने अपनी दुल्हन को पहली बार देखा हो और दुनिया के सारे रंग वहां उपस्थित हो जाएं। ये बात और है कि शादी के कुछ साल बाद दिन में भी तारे और इंद्रधनुषी रंग दिखने लगते हैं। खैर, वो बातें निकलेंगी तो दूर तलक जाएंगी। आज यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में बात करेंगे मधुशाला में राग और आग की, कुछ बुखार की और बुखार के बारे में बच्चन जी के विचार की, और पुरानी कविताओं में डूब के शिव के मंत्र के उच्चार की। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं बच्चन जी की मधुशाला की, कुछ कविताओं की, कुछ कहानियों की, कुछ जीवन अनुभवों की। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर, लिंक यहीं दिए हुए हैं। हर संडे को हम मधुशाला की एक लाइव कवि गोष्ठी भी करते हैं, तो कभी वहां भी हमसे जुड़िए। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और चाय कॉफी पीते रहें।